दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर देखिए हम यहाँ पर 2 लिख दिए हैं। चैप्टर नंबर 7 रहेगा जो कि है आप लोगों का त्रिभुज। ठीक, गलती से लिख दिए हैं। चैप्टर नंबर 7 जो कि है त्रिभुज। देखिए एक चीज पहले हम और बता दें, अगर आप लोग चैप्टर नंबर 6 नहीं देखे हैं तो जाकर उसको सबसे पहले देख लीजिए। ठीक, क्योंकि चैप्टर 6 समझिए एक प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें हमने विभिन्न प्रकार के कोण और उसके बाद कोणों से जितने भी प्रकार के सवाल बन सकते थे एनसीईआरटी में जितने बनाए गए हैं, वैसे बन तो बहुत सकते हैं, लेकिन जितना आप लोगों को सिलेबस में था उतना पढ़ा दिए हैं। कुछ चीज़ों को हम एक्स्ट्रा भी पढ़ा दिए हैं, इसलिए ताकि आगे भविष्य में आप कभी भी पढ़ते हैं तो बार बार तो 9 का क्लास आप पढ़ेंगे नहीं, तो इसलिए हमने सोचा कि इसको बता देना चाहिए। तो चलिए आज हम बात करते हैं त्रिभुज की। देखिए त्रिभुज जो होता है, हमारे पढ़ाने का त्रिभुज में थोड़ा स्टाइल मेरा अलग है। हो सकता है कि आप लोगों को सबसे हट के त्रिभुज पढ़ाने का तरीका मेरा लगे, क्योंकि इसको हम पढ़ाने का शुरुआत ही कुछ अलग तरीके से करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा इंक पिला दें क्योंकि ये भी प्यासा है ना, गर्मी आ गया है। तो वैसे हमें लगता है कि हर जगह आजकल बारिश ही हो रहा है, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ भी बारिश हो रहा है। तो बारिश होने की वजह से आज मैं जहाँ जाना चाहिए था वहाँ गया नहीं, यानी यूनिवर्सिटी, तो वहाँ नहीं गए। तो हम सोचे आज वीडियो बना लेते हैं इसी टाइम, तो वीडियो बना लेते हैं। तो आप देख लीजिएगा। आप देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, बात बहुत हो गया, मौज मस्ती भी होना चाहिए, पढ़ाई भी अपने जगह पर है, मौज मस्ती अपने जगह पर। देखिए अब हम बात करते हैं ट्रायंगल्स यानी त्रिभुज की। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं, थोड़ा सा आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। अगर हम बात करें एक बिंदु की, जब हम चैप्टर 5 में थे तो वहां पर हमने देखा था यूक्लिड का ज्यामिति परिचय जो भी था, तो वहां से हमने देखा कि एक बिंदु अगर है तो एक बिंदु से अधिकतम काम हम क्या कर सकते हैं। आप कहेंगे एक बिंदु से मिला उड़ाकर आप किसी भी प्रकार से एक रेखा, किरण, लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड, उसके बाद इसी यानी कोई भी काम कर ले तो केवल और केवल हमें एक ही लाइन मिल रहा है, चाहे वो एक प्रकार से किरण मानिए, चाहे लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड मानिए, चाहे रेखा मानिए। ओके, जब हम बात करते हैं 2 लाइन की, अब मान लीजिए एक लाइन हो गया इस प्रकार से, हम कहें अब 2 लाइन की बात किया जाए, जहां कहीं 2 लाइन की आपस में बात किया जाता है तो वहां हमेशा डिफाइन होता है क्या चीज, कोण डिफाइन होता है। आया समझ में? जहां कहीं भी 2 लाइन डिफाइन होता है, यानी जहां कहीं 2 लाइन आपस में टच करते हैं तो कुछ बन ही नहीं सकता है, ओनली कोण बनता है। ठीक, और इसके आगे थोड़ा सा चले तो जहां कहीं भी 3 लाइन आपस में कट करे, चाहे जैसे कट करे, वो हमेशा क्या बनाती है, एक त्रिभुज बनाती है। तो यहां से हम आपको ए बनाएंगे, ये बताएंगे आप लोगों को कि त्रिभुज क्या होता है। तो आइए, आप लोग को अब थोड़ा फीलिंग आ गया होगा कि किस प्रकार से हम क्यों त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे हैं। कोण के बारे में डिटेल में पढ़ लिए, त्रिभुज के बारे में पढ़े। अब जब हम इसके अगला चैप्टर देखेंगे तो वहां पर 4 रेखाएं चाहे जैसे काटे तो चतुर्भुज बनता है, ये भी पढ़ेंगे। अब आपके मन में ये आएगा कि आप पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज, दशभुज ऐसे पढ़ते जाएंगे, नहीं। तो हम लोग 4 के बाद चतुर्भुज के बाद उसी को सब हम पॉलीगॉन यानी बहुभुज में हम सभी को सम्मिलित कर लेते हैं। ठीक, वैसे भी आप सभी लोगों को केवल चतुर्भुज तक ही पढ़ना है, चाहे जहां तक पढ़े चतुर्भुज तक। पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज बीच बीच में आ जाता है तो उसी को हम अध्ययन कर लेते हैं। ओके, तो आइए हम बात करते हैं ट्रायंगल्स के बारे में। देखिए त्रिभुज अगर आप लोग थोड़ा सा ही देखें तो इसमें आप लोगों ने क्या चीज देखा कि 3 रेखा थी, कोई भी 3 रेखा थी जिसमें आकृति बंद हो रही है। तो इसका अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो सिंपल हम लिख सकते हैं कि 3 रेखाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। बच्चों को यही चैप्टर सबसे कठिन लगता है और हमें यही चैप्टर सबसे आसान लगता है, क्योंकि सबसे आसान चैप्टर यही है। ओके, 3 रेखाओं से बनी बंद आकृति को क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। आप सब लोग कहेंगे त्रिभुज इसी प्रकार से था, तो आपको कुछ एक चीज देख के आ रहा होगा कि इसमें साइड कितने हैं। अब देखिए भुजा, अब यहाँ पर भुजा का मतलब वो खाने वाला भुजा नहीं है, यहाँ भुजा का मतलब होता है साइड, और साइड कितने हैं आप कहेंगे 3। ठीक, कोण कितने हैं यानी एंगल, आप कहेंगे एंगल भी 3 है। हम कहें ऐसा शीर्ष कितने हैं, आप कहेंगे शीर्ष क्या होता है,
वर्टेक्स। आप कहेंगे क्या अंग्रेजी बोलने से हमको आ गया? नहीं, तो वर्टेक्स यही होता है जहां पर ये तीन दोनों दो दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं वर्टेक्स यानी शीर्ष बोलते हैं। तो शीर्ष भी कितने होते हैं? 3। सबको यहाँ तक डिटेल में समझ में आ गया होगा। 3 रेखाओं से कोई भी 3 रेखा ले लीजिए, अगर उसको काट पीट ऐसा रहे कि आकृति बंद हो रही है तो उसी को हम त्रिभुज बोलते हैं। आकृति बंद होना अनिवार्य क्यों है इसको समझ लीजिए एक बार। हम कहें ऐसे हम काट दिए तो ये भी तो 3 रेखा है, हम कहें हम ऐसे काट दिए तो ये भी तो 3 रेखा है, तो इसलिए 3 रेखाओं से बनी बंद आकृति को ही हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। ये चीज हमें लगता है कि फीलिंग समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक चीज मैं इसी में बता दूं, ना तो आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखिए कितने हैं? आप कहेंगे 3। ये कोण कितने हैं? आप कहेंगे 3। तो त्रिभुज को विभाजित कितने प्रकार से किया गया है? त्रिभुज का विभाजन 2 प्रकार से किया। चलिए देखिए बच्चों, अब हम बात करते हैं आप लोगों का त्रिभुज का क्लासिफिकेशन। आप कहेंगे ऐसा है, जब हम बात करेंगे किसकी? त्रिभुज की, जो भी त्रिभुज है वो क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण किसके आधार पर है, क्या चीज है, तो हम यहाँ पर बात करेंगे वर्गीकरण की। वैसे भी देखिए ये सब चीज हम आपको बता चुके थे। एक भैया का फोन आ गया था जिसके रीजन से हमें पुनः बनाना पड़ रहा है, चूंकि मोबाइल को साइलेंट कर दिए हैं, हम देखे ही नहीं। अब किसी का फोन आता है तो शूटिंग अपने आप कट जाता है, तो कट गया। उसके आगे मैं लगभग 12 से 14 मिनट पढ़ा चुका था। मेरा एक लेक्चर रेडी होने वाला था, मैं कर ही क्या सकता हूँ। ठीक है, तो आइए फिर से बताने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। खैर चलिए, होता रहता है ऐसा। अब हम बात करते हैं किसकी? त्रिभुज की वर्गीकरण की। अब वर्गीकरण जब त्रिभुज का हुआ तो कुछ 2 प्रकार से हुआ। एक को हम बोल देते हैं भुजा के आधार पर, और दूसरा हम ले लेते हैं यहाँ पर सिंपल किसके आधार पर? कोण के आधार पर। देखिए भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर। आप कहेंगे ऐसा है, इसमें भुजा कितने हैं? भाई त्रिभुज में 3 भुजा है और 3 कोण भी है। तो अगर 3 भुजाएं तो जाहिर सी बात है कि 3 यहाँ पर आप लोगों के पास संभावना भी बन सकती है। पहला हो सकता है कि तीनों भुजाएं आपस में समान हो जाए। अगर तीनों भुजाएं आपस में समान हो गई तो उन्हें बोलते हैं हम समबाहु त्रिभुज। हो सकता है कि तीनों भुजाएं आपस में समान ही ना हो, कोई 2 है, कोई 5 है, कोई 7 हो गया, तो इन्हें बोलते हैं हम विषमबाहु त्रिभुज। ठीक, एक हो सकता है कि भैया कोई 2 समान हो जाए, जैसे 2 2 5 हो जाए। तो अब 2 2 5 जोड़ के नहीं बोल रहे हैं, एक साइड 2, दूसरा साइड 2, तीसरा साइड 5 है, तो उसको हम बोल देते हैं समद्विबाहु। अब हम ऐसा ट्रिक बता देते हैं, इसको आप लोग जिंदगानी में नहीं भूलेंगे, घबराइए नहीं। जैसे देखिए, सम का मतलब होता है समान, अब बाहु का मतलब होता है भुजाओं। समान भुजाओं वाला त्रिभुज जिसे हम बोल देते हैं समबाहु त्रिभुज। चलिए दिख रहा है, समान भुजाओं वाला त्रिभुज, उसे हम बोलते हैं क्या? समान भुजाओं वाला त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ठीक, विषम बाहु यानी विषम भुजाओं वाला त्रिभुज, उसे हम बोल देते हैं विषमबाहु त्रिभुज। ओके, तो हमको देखना क्या है, अगर जिसकी तीनों भुजाएं समान हो तो उन्हें बोल देते हैं समबाहु त्रिभुज। जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो बोल देते हैं विषमबाहु। जिस किसी का 2 बराबर हो गया तो उन्हें बोल देते हैं समद्विबाहु। समान, सम का मतलब समान और द्वि का मतलब 2, तो जिसकी 2 भुजाएं समान हो उसे बोल देते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कोण के आधार पर। कोण के आधार पे भी 3 होता है। आप कहेंगे कैसे? तो देखिए मेरा पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा अलग है, कोई बात नहीं। एक लाइन खींचे, 90 डिग्री कोण बना लिए। 90 डिग्री अगर करेक्ट हो गया, कहीं पर आगे 90 डिग्री है, तो उसे हम बोल देते हैं कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। अगर 90 डिग्री करेक्टली है तो समकोण त्रिभुज। 90 डिग्री से कम आ गया, हम कह नहीं 89 डिग्री आ गया। 89 जानते हैं? नहीं जानते हैं? 89 89 होता है। ओके, हमें अभी भी याद है जब मेरे यहाँ कोई आता था, कोई थोड़ा हम लोगों से बड़े या थोड़े पढ़े लिखे, तो एक ही सवाल पूछते थे, 69 71 72 में कौन बड़ा है? भैया तो बता देते थे, मैं नहीं बता पाता था, मैं बोल देता था 69 बड़ा है। अब उसी पे तो हाँ बस हो गया, ठीक है। और कभी कभी 69 79 89 में पूछ लेते थे, और कभी कभी 69 71 69 72 73 यही सब पूछा जाता था पहले का ट्रेंड से। ठीक, उसके बाद
कई टेढ़े बार है। अरे ऐसा क्वेश्चन बहुत मेरे साथ पूछा गया है, अन्याय बहुत हुआ है। ठीक, देखिए ये हो गया समकोण त्रिभुज। अगर मान लीजिए समकोण त्रिभुज से थोड़ा सा कम हो जाए, 89 डिग्री हो जाए, यानी 0 से 90 के बीच में इधर कहीं पर शो कर रहा है या इधर कहीं पर है, तो उन्हें हम बोल देते हैं कौन सा त्रिभुज? न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। ओके, अगर मान लीजिए 90 से अधिक, 180 से कम, ये दोनों बीच में है, तो इसे बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। अगर आप लोग रेखाएं एवं कोण का चैप्टर पढ़े होंगे तो ये हमें बताने की आवश्यकता ही नहीं है। ओके, इसे मिटा देना, आप लोग गलत सेंस लेंगे, कहेंगे यहाँ पे कट गया, लगता काटे, तो इन्हें हम बोल देते हैं अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। यहाँ पर लिख देते हैं 90 रहेगा, ये 90 से कम रहेगा, ठीक, और ये 90 से अधिक रहेगा। अब आप लोगों को मन में कुछ एक चीज ख्याल आ रहा होगा कि यहाँ पर बेस किसको लिया गया है? 90 डिग्री को। ओके, हमें लगता है कि ये चीज समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आप लोगों के थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जिसका नाम है त्रिभुजों की बुक नहीं पढ़े हैं लगता है आप लोग। चलिए इसको मिटाते हैं, तब बताते हैं। देखिए आप लोगों में जो है सिलेबस में एक ही चीज है, उसी एक ही चीज के बारे में पूरा त्रिभुज खत्म। उस एक चीज का नाम क्या है? सर्वांगसम। सर्वांगसम आकृति। सर्वांगसम क्या होता है? और ये होता है एक समरूप। ये पढ़ना है क्लास 10 में। ओके, ये पढ़ना है क्लास 9th में। तो 9th वाला पढ़ाते हैं, 10 वाले का हिंट देंगे, वैसे थोड़ी ना छोड़ेंगे। आए हैं आप तो कुछ फायदा हो जाए। मैं आप लोगों से कई बार बता चुका, क्वेश्चन किसी भी क्लास का क्वेश्चन कोई आकर बताकर चल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन तो कोई बताकर चल जाएगा, इस चीज को समझने से ही इंपॉर्टेंट है। देखिए सर्वांगसम आकृति और समरूप आकृति में अंतर क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। पहले समझते हैं कि सर्वांगसम क्या होता है और समरूप क्या होता है, इसको समझते हैं। देखिए सर्वांगसम क्या होता है? जिसका या जिन आकृतियों का सब कुछ समान हो। अब सब कुछ में देखिए मैं 2 चीज लेकर हमेशा चलूंगा, एक बोलूंगा कोण और एक बोलूंगा भुजा। ठीक, जिन 2 आकृति का भुजाएं और कोण समान हो उन्हें बोल देते हैं हम क्या? सर्वांगसम आकृति। सर्वांगसम आकृति, जिनके सब कुछ समान है, यानी भुजा और कोण समान होते हैं, तो इन्हें बोल देते हैं हम सर्वांगसम आकृति। इनमें क्या होता है? समान होता है। समरूप, जिनके रूप समान होते हैं, जिनके रूप समान होते हैं। ओके, इन्हें कहीं कहीं दे दिया जाता है कि जिनके आकार समान हो, जिनके आकार समान हो, कहीं कहीं मिल जाता है आपको जिनके आकार समान हो। आकार समान होने का मतलब है भैया एक त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज बना दिए, दोनों सर्वांगसम है। एक त्रिभुज है जिनके बड़ा रूप बन गया, तो जिनके रूप समान है उन्हें बोलते हैं समरूप। क्लास 10 में पढ़ना है, मैं फिर बता दूं, जो 9th में आप पढ़ेंगे वही 10 में फॉलो करेंगे, सब कुछ वही रहता है। ओके, दोनों में अंतर क्या है? यहाँ पर अगर रूप समान है तो ये बताइए, अगर मैं कहा ये भुजा 2 है, ये भुजा 4 है, ये भुजा 3 है, ये भुजा 6 है, ये भुजा 4 है, ये भुजा 8 है, तो इनका रेशियो देखिए, रेशियो निकालिए। 2/4, 3/6, 4/8। आप कहेंगे प्रत्येक जगह से 1/2 आ रहा है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इनके रेशियो क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं, जिनके रेशियो समान अनुपात में होते हैं। लेकिन यहाँ समान अनुमान से नहीं मतलब है, यहाँ बराबर रहना चाहिए। हाई 2 तो यह 2, 4 4, 5 5, तो यहाँ पर क्या होते हैं? जिनके आकार समान होते हैं, और ये हो गया जिनके रूप समान होते हैं। ये तो हमने समझा ऐसे बेसिकली। अब हम बात करते हैं थोड़ा दैनिक जीवन में। दैनिक जीवन में सर्वांगसम आकृति में दैनिक जीवन में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आपके मैं अगर सुबह से लेकर शाम तक के क्रियाकलाप से बताऊं तो आप ये बताइए, सुबह सुबह आप अगर उठें तो ब्रेड बिस्किट कुछ खाते होंगे। अगर आप बिस्किट खा रहे हैं तो बिस्किट में आप देखेंगे कि जितना बिस्किट है सब एक जैसा होता है। अब एक जैसा का मतलब जितना बड़ा है एक बिस्कुट होगा उतना बड़ा एक ठू होगा, 2 ठू हो जाएगा तो मार हो जाएगा। एक बिस्कुट इतना बड़ा है, एक ठू कोई इतना बड़ा हो जाए तो मार हो जाएगा। बड़का कौन लेगा? छोटा कोई लेना चाहेगा नहीं, तो इसलिए मार हो जाएगा। ठीक, तो सुबह सुबह ये आप देखेंगे बिस्किट का आकार समान होता है। ठीक, आप कहेंगे अगर मैं ब्रेड लिया तो ये भी दोनों का सेम सेम। अब कोई अगर मान लीजिए थोड़ा सा हल्का सा टेढ़ा है, मैं नेगलेक्ट मान के चलता हूँ कि दोनों सेम है। अगर मान लीजिए हल्का सा कोई टेढ़ा है तो ये होगा कि हम इसको नहीं लेंगे, थोड़ा सा कम है। ओके,
होता है, बचपन में सब कुछ मौज मस्ती किए होंगे आप लोग, क्लास 9th में। और वैसे भी मैं बता दूं, आप लोग पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा इंटरेस्ट भी करते रहिएगा, जो जहाँ कहीं आपको मौका मिला मजा करते रहिएगा। ठीक, देखिए ये चीज तो हो गया दैनिक जीवन में एग्जाम्पल। एटीएम कार्ड देखे होंगे, आधार कार्ड देखे होंगे, राशन कार्ड देखे होंगे, सब कुछ क्या होता है एकदम सेम होता है। पैसे की बात किया जाए, 2 के सिक्का 5 के सिक्का सब कुछ सेम होता है। हाँ एक चीज और, 2 का सिक्का बड़का 2 का सिक्का बड़का, ठीक है, समान होता है। 5 का सिक्का 5 का सिक्का, 10 का सिक्का 10 का सिक्का, सब कुछ क्या है समान होता है। यही हम कह दें कि एक का छोटा सिक्का है और 10 का सिक्का है, तो ये हो जाएगा समरूप। रूप समान है लेकिन माप समान नहीं है। ओके, तो समरूप और सर्वांग में अंतर आप लोगों को समझ में आ गया होगा एकदम अच्छे तरीके से। कमेंट में कम से कम 2 अंतर जरूर बता दीजिएगा, जितने लोग देखिएगा 2 अंतर जरूर बताइएगा। सर्वांग और समरूप में अंतर नहीं मिलेगा आपको तो कम से कम आप एग्जाम्पल दे दीजिएगा। ओके, हमें लगता है कि अब सब कुछ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब देखिए आप बात कर लेते हैं किसमें, अब मैथमेटिकल कंसेप्ट की बात करें। अभी तक तो हमने ऐसे सर्वांग समता समझ लिया, ठीक, सर्वांग सम आकृति समझ लिया। अब हम यहाँ पर किसकी बात करेंगे, त्रिभुजों के बारे में। आप जैसे ये सब तो हम लोग सर्वांग सम समरूप ये सब समझा, अब उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, त्रिभुज की सर्वांग समता के बारे में। ध्यान से समझिएगा। देखिए जब हम त्रिभुज की सर्वांग समता जाएंगे तो वहां भी हम देखेंगे कि बराबर होना चाहिए। 2 त्रिभुज है तो दोनों बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर आप खुद दिमाग लगाइए, अगर मान लीजिए हम त्रिभुजों की सर्वांग समता की बात कर रहे हैं, त्रिभुजों की सर्वांग समता, सर्वांग समता, अगर कंग्रुएंस की बात कर रहे हैं, कंग्रुएंस समता लगभग कहेंगे, तो अगर मान लीजिए हम कंग्रुएंस की बात कर रहे हैं, सर्वांग समता की बात कर रहे हैं, तो हम पहले तो इनको आप ये जान लीजिए कुछ इस प्रकार से हम इनको शो करते हैं, डिनोट करते हैं सर्वांग समता को। ठीक, और समरूप को इस प्रकार से करते हैं, एक यस को, ये सर्वांग समता। अब देखिए त्रिभुज की जब सर्वांग समता की बात करेंगे तो अगर कोई सा भी 2 त्रिभुज ले ले, भाई बन जाओ, सीधा बनो। हाँ हो गया आज, वीडियो को दोबारा शूट कर लेना, दिमाग खराब हो रहा मेरा। अगर मान लीजिए कोई सा भी 2 है, हम कहें ऐसा है, ये 5 है, ये 5, ये 10 है, ये 10 है, ये 6 है, ये 6 है, तो ये क्या हुआ, आप कहेंगे कुछ नहीं, ये सर्वांग सम आकृति है। लेकिन हमें सर्वांग सम आकृति में त्रिभुज में देखना क्या है, आप कहेंगे ऐसा है, अगर आप कोण को देख लें और अगर आप भुजा को देख लें तो आप बता सकते हैं कि सर्वांग सम आकृति है या नहीं है। तो यहाँ पर हम सिंपली किसको देखेंगे, एक कोण को देखते हैं और भुजा को देखते हैं। तो सिंपल हम यहाँ पर किसको ले लिए, कोण को ले लें, भुजा को ले लें, तो यहाँ का कोण बराबर होगा, यहाँ का कोण सब आपस में बराबर होगा। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर आपके कभी कभी आप ये देखेंगे कि अगर इस त्रिभुज को उठाएं और इसी त्रिभुज पर रख दें तो आप देखेंगे कि जो साइड ये है वही साइड ये बन जाएगा कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल बन जाएगा। तो ये साइड एक दूसरे के क्या है, करेस्पॉन्डिंग साइड है, जिन्हें बोलते हैं संगत कोण। संगत कोण, ये कोण एकदम एक ही जगह पर हो जाएंगे कि नहीं, तो अगर एक ही जगह पर हो गए तो इन्हें बोलते हैं हम संगत कोण। ओके, अगर कोई भी त्रिभुज है, एक दूसरे को हम आपस में ऐसे रख दिए, हम कहें हम प्रूव किए थे कि कोई 2 ही बराबर था, तो ये तीसरा अपने आप बराबर होगा, जिसे बोलते हैं सीपीसीटी। सीपीसीटी आप कहेंगे ये क्या होता है, तो आप सीधे समझिए सीपीसीटी होता क्या है, सर्वांगसम त्रिभुजों में ये सर्वांगसम त्रिभुज है तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं। सर्वांगसम त्रिभुज में उनके संगत भाग बराबर होते हैं। इन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सीपीसीटी। आया समझ में, हमें लगता है कि एकदम अच्छे तरीके से आ गया होगा। ठीक, इन्हें हम सर्वांगसम त्रिभुज के लिए लगाएंगे अगर संगत भाग बराबर हो जाते हैं तो, जैसे 6 6 8 6 8, हम कहीं बराबर होगा, आप कहेंगे हाई 2 बराबर हो गया, हाई कोण बराबर हो गया, इतना बराबर दिख रहा है तो ये भी बराबर होगा। क्यों, सीपीसीटी, सर्वांगसम त्रिभुजों में संगत भाग उनके बराबर होते हैं। ठीक,
ये चीज आप लोगों ने इतना समझ लिया। अब हमें एक चीज मेन मुद्दा जो समझना है वो आप लोगों का मेन मुद्दा ये है कि सर्वांग समता की कसौटी। सर्वांग समता की कसौटी, आप कहेंगे कसौटी क्या होता है? अच्छा ये बताइए, मान लीजिए आप घर में कोई गलती कर दी, ठीक है, उस गलती को अगर कोई देख लिया, जैसे मान लीजिए किसी ने देख लिया, अब जैसे मान के चलिए कि आप दो भाई हैं, आप कोई गलती कर दिए, आपके भैया देख लिए, तो आप उनको क्या कहेंगे? भैया किसी भी प्रकार से मान जाओ, पापा को मत बताना, मम्मी को मत बताना, अब मैं आज से आपका प्रत्येक कहना मानूंगा, ऐसे लगेंगे सिफारिश करेंगे ना। तो कसौटी का मतलब एक प्रकार से होता है कि एक प्रकार से अगर मैं आसान भाषा में बताना चाहूँ तो जैसे जब कहीं कोर्ट कचहरी का चक्कर पड़ता है तो लोग बोलते हैं गवाह को पेश किया जाए, तो वही गवाह होता है। मान लीजिए अगर कोई त्रिभुज, ये दो त्रिभुज हैं, हम किस बेस पर कह देंगे कि ये सर्वांग समता है? किस बेस पर कहेंगे? आप कहेंगे हाँ ये तो पता है भाई, बेस तो पता रहना चाहिए ना, किस बेस पर हम कहेंगे सर्वांग समता है या सर्वांग सम है? हमें नहीं पता है, तो उन्हीं बेस को, कुछ चीजों को मिला करके यूक्लिड के लोग ने चैप्टर 5 में अभिगृहित बताया था, और अभिगृहित ये त्रिभुज का ड्रिचलेट लगभग एक थे, वही बताए थे, वैज्ञानिक थे, तो इन्होंने ये ड्रिचलेट बताए थे। जो यूक्लिड थे वो 5वें चैप्टर में लाइन, रेखा, कोण ये सब के बारे में बताए थे, तो इन्होंने अभिगृहित बहुत सारा दिया, अभिगृहित। तो आपको केवल लगभग 4 अभिगृहित पढ़ने हैं। अगले लेक्चर में हम अभिगृहित के साथ एग्जाम्पल्स को भी लेकर आएंगे। इस लेक्चर में हमने क्या समझा? त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज का क्लासिफिकेशन क्यों हुआ, कैसे हुआ। अब क्यों हुआ मैं अगर मैं बता दूं आपको, तो क्यों हुआ का मतलब क्या? त्रिभुज के बारे में अध्ययन करने के लिए क्लासिफिकेशन किया जाता है। प्रत्येक चीज में जब हम अंदर तक डीपली पढ़ते हैं किसी चीज में, तो उसको हमको क्लासिफिकेशन करना अनिवार्य बन जाता है, तो इसलिए हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। ओके, तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही रहने देते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लीजिए। डेली आप एक लेक्चर देखिए, मौज मस्ती से पढ़ाई कीजिए, उसके बाद आपका नंबर आना तो स्वाभाविक है। और हाँ, कोई समस्या आती है तो कमेंट में जरूर बताइए। व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर जो भी चीज़ है, सवाल वाल सब वहीं पर सही होते हैं।